past paper biology section. Question number 1 says potato arise from, यानी कि potato निकलता है प्राइमरी, लेटरल या एडवेंटिशियस। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि रूट्स की बात हो रही है। हमेशा याद रखिएगा पोटैटो ज़मीन से निकलता है, कोई रूट्स, देयर आर नो रूट्स इन पोटैटो। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टेम ब्रांचेस। पोटैटो का साइंटिफिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, तो इसको भी याद रखिएगा। Question number 2, whenever you are given a math question, which part of the brain works? यानी कि जब आपको एक मैथ प्रॉब्लम दी जाती है तो आपको ब्रेन का कौन सा पार्ट काम करता है? डायनसेफेलॉन, मेडुला ऑब्लांगाटा, टेलेनसेफेलॉन, सेरिबेलम। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा टेलेनसेफेलॉन, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ग्रोज फ्रॉम, यानी कि जो फ्रूट का एडिबल यानी कि खाने लायक पार्ट होता है वो कहाँ से आता है? कौन से फ्लावर के पार्ट से अराइज होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओवरी। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो जैसे कि टमेटो के अंदर, एवोकाडो के अंदर, वो बेसिकली ओवरी होती है। अगर आप सीड की बात करो तो सीड को हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओवरी। ठीक है, और फ्रूट जो होता है उसे भी कभी कभी फर्टिलाइज्ड ओवरी कहा जाता है, मेच्योर ओवरी कहा जाता है फ्रूट को। तो ये दोनों पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है कि सीड को कहा जाता है फर्टिलाइज्ड ओवरी और फ्रूट होता है मेच्योर ओवरी, दैट्स एडिबल, जिसको आप खा सकते हो। तो जो फ्रूट होता है दैट्स नथिंग एल्स बट जस्ट ओवरी। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो कि ओवरी से अराइज नहीं होते बट फ्लावर के और पार्ट से अराइज होते हैं। ऐसे फ्रूट्स को कहा जाता है फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ऑलवेज फ्रूट अराइज फ्रॉम ओवरी। कभी कभी क्या होता है कि फ्लावर के और पार्ट्स जैसे कि रिसेप्टिकल हो गया, थैलेमस हो गया, उससे भी फ्रूट बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। एप्पल के अंदर क्या होता है कि जो एडिबल पार्ट होता है दैट्स नॉट ओवरी, वो ओवरी नहीं होती बट रिसेप्टिकल होता है। स्ट्रॉबेरी हो गया, उसके बाद पाइनएप्पल हो गया, फिग, ये सारे के सारे फ्रूट्स हैं फॉल्स फ्रूट्स, यानी कि ये ओवरी से नहीं बनते लेकिन दूसरे पार्ट से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हीमोफिलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है? जिसके अंदर दोनों एलील्स अगर आपके हीमोफिलिक हैं तभी हीमोफिलिया जो है वो एक्सप्रेस होगा, हीमोफिलिया का एलील जो है वो एक्सप्रेस होगा, वरना नहीं होगा। यानी कि जो सिम्टम्स हैं वो तभी एक्सप्रेस होंगे अगर ये कंडीशन जो है वो कुछ इस तरीके से हुई। समझिए XY है तो इसके अंदर ये हीमोफिलिक होना चाहिए, और अगर आपके पास जो फीमेल है उसके अंदर ये दोनों हीमोफिलिक होने चाहिए तभी एक्सप्रेस होंगे हीमोफिलिया के सिम्टम्स। नहीं तो अगर ये इस तरीके से है तो यहाँ पे फीमेल जो है वो कैरियर ज़रूर होगी हीमोफिलिया की, लेकिन जो सिम्टम है वो डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जीन यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होगा। तो उसके बाद कह रहे हैं कि दो पेरेंट्स हैं आपके पास, अब उनका प्रोजेनी यहाँ पे बताई गई है कि एक हीमोफिलिक सन है, सन यानी कि XY हो जाएगा, एक नॉर्मल सन है फिर से XY, और एक हीमोफिलिक डॉटर यानी कि XX। पहले वो कह रहे हैं हीमोफिलिक सन, अब यहाँ पे कैपिटल H इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड नॉट हीमोग्लोबिन बट नॉर्मल जीन, और जो स्मॉल h है वो हीमोफिलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो पहले कह रहे हैं हीमोफिलिक सन है। हीमोफिलिक सन, अच्छा पहले इसमें आप देखो हीमोफिलिक डॉटर की बात कर रहा है वो। हीमोफिलिक डॉटर मैंने भी बताया क्योंकि एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो हीमोफिलिक डॉटर के अंदर दोनों जो आपके पास अलील्स है वो स्मॉल एच होगा। ठीक है, उसके बाद हीमोफिलिक सन यानी कि XY हो गया। अब हीमोफिलिक सन है यानी कि यहाँ पे ये स्मॉल h होना चाहिए और ये कैपिटल Y होगा तो फिर भी चलेगा। सही है, और उसके बाद एक नॉर्मल सन है। सही है, नॉर्मल सन है यानी कि ये आपका हो जाएगा कैपिटल H और ये भी कैपिटल H होगा, स्मॉल h नहीं होगा क्योंकि अगर स्मॉल h होगा तो ये हीमोफिलिक सन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल सन बनाना है। अब वो पूछ रहे पेरेंट्स की क्या होगा, तो पेरेंट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया लेकिन मैं दोबारा से यहाँ पे कर लेती हूँ। अब मदर जो होगी वो XX होगी, फादर जो होगा वो XY होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे x अगर आप देखो तो इसके अंदर x क्या आ रहा है, एक स्मॉल h और एक कैपिटल h आ रहा है, तो मदर का तो ये होगा। उसके बाद फादर अगर आप देखो तो फादर आ जाएगा आपके पास कैपिटल H एंड स्मॉल h x के ऊपर, ये हो जाएगा फादर का कंडीशन। ठीक है, फादर का जीनोटाइप। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आप सही से देखो तो ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। पहले तो हीमोफीलिया, जिनको नहीं पता, हीमोफीलिया ऐसा डिजीज़ जिसके अंदर इट्स अ जेनेटिकल डिजीज़ जिसके अंदर प्रॉपर क्लॉटिंग नहीं हो पाती प्रोटीन की, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं हीमोफीलिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी टू लंग्स, यानी कि बॉडी से लंग्स में कैसे ब्लड जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक है, लेकिन हम दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी के अंदर कह रहा है वेन से कलेक्ट होकर ब्लड जाएगा सबसे कैपिटल, नॉट कैपिटल बट लार्जेस्ट वेन के अंदर, दैट वेना कावा। एक सुपीरियर वेना कावा होती है, एक हमारे पास इन्फीरियर वेना कावा होती है, वो ब्लड ड्रेन करती है आपका राइट एट्रियम के अंदर। फिर यानी कि यहाँ पे हार्ट के अंदर ब्लड जाता है, फिर हार्ट से हमारे पास जाता है लंग्स के पास ऑक्सीजनेट होने के लिए, तो यहाँ पे जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी से फिर लंग्स में ब्लड जाएगा, फिर लंग्स ऑक्सीजनेट करेगा ब्लड को, दोबारा से ब्लड हार्ट में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा इस बार, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद एओर्टा से पूरी बॉडी में। इस तरीके से आपके पास कार्डियक साइकिल चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी देख रहे हो तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, सुन लीजिए कि आपका जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसको आप पल्मोनरी एओर्टा भी कहते हो। ठीक है, जो आप एक तो एओर्टा होती है जो कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से जाती है बॉडी में ब्लड लेके, इसको आप बोलते हो सिस्टमैटिक एओर्टा, और एक यहाँ से आपकी पल्मोनरी आर्टरी जाती है जो कि लंग्स के पास ब्लड लेके जाती है, राइट। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी का एक दूसरा नाम होता है पल्मोनरी एओर्टा, तो इसको याद रखिएगा, पल्मोनरी एओर्टा। तो खैर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप इसे ध्यान से देखो, जैसे कि वेना कावा बनाता है, वेना कावा से ब्लड जाता है वेन्योल के अंदर, तो ये पहले ही गलत हो गया। ठीक है, वेन्योल्स यानी कि छोटी छोटी वेन्स पहले मिलकर बनाएंगी, वेन्योल्स वेन्स बनाएंगी, वेन से फिर वेना कावा में जाएगा, तो ये पहले ही दो स्टेप्स के अंदर ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी में अगर आप देखो तो वेन्स से ब्लड जाएगा वेना कावा, ये ठीक है। वेन से फिर हार्ट में जाएगा, ये भी ठीक है। हार्ट से फिर आर्ट्रियोल्स में जाएगा, फिर आर्ट्रियोल, ये गलत हो गया, क्योंकि हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स के पास ऑक्सीजनेट होने के लिए, फिर ऑक्सीजनेट होके हार्ट में ब्लड वापस आता है, फिर बॉडी के पास आता है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन डी अगर आप देखो वेन्स वेना कावा हार्ट, ये ठीक है। उसके बाद एओर्टा लंग्स, ये आगे पीछे हो गया है, तो ऑप्शन सी आपको सही है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ प्रोटीन सीक्वेंस कंटेन 200 अमीनो एसिड, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन mRNA। इसको समझने के लिए यू मस्ट नो के यहाँ पे वो किस तरीके की प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि जो mRNA है आपका, वो बनाता है अमाइनो एसिड। ठीक है, कोडिंग करता है अमाइनो एसिड के लिए, प्रोटीन बनाता है। अब हमारे पास ये इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये ट्रांसलेशन होती है राइबोसोम के ऊपर, यानी कि साइटोप्लाज्म में। अब mRNA जो है वो कोडॉन लेके आता है डीएनए से। ठीक है, कोडॉन का मतलब है एक कोड जिसकी फॉर्म, जिसकी लेटर्स होते हैं न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेसिस के, जैसे कि ATU, ये एक कोडॉन है। ठीक है, तो ये कोडॉन डीएनए देता है mRNA से, फिर mRNA राइबोसोम के ऊपर ये कोडिंग होती है। ठीक है, mRNA टीआरएनए को कहता है कि अच्छा ये कोडॉन जो है वो समझ लीजिए ग्लाइसिन का है, जाओ टीआरएनए ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड उठा कर लाओ साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के पास, तो ये फिर टीआरएनए जो है वो ये लाता है, और यहाँ पे इस तरीके से चेन बनती रहती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपका कोडॉन है, एक कोडॉन के अंदर 3 नाइट्रोजनस बेसेस होता है, और एक कोडॉन कोड करता है एक अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है, यानी कि एक अमाइनो एसिड में कितने हुए, यहाँ पे आप ये भी लिख लो कि एक कोडॉन में आपका, एक कोडॉन में आपका एक अमाइनो एसिड का कोड होता है। ठीक है, और एक कोडॉन बना हुआ होता है 3 न्यूक्लियोटाइड से। अब वो कह रहा है कि अगर 200 अमाइनो एसिड हैं तो बताओ कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे mRNA के पास। तो सिंपल है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को 200 के साथ, तो 600 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे
आई होप इट्स क्लियर। तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन मेयोसिस 1 एंड माइटोसिस इज, यानी कि मेयोसिस माइटोसिस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए बी सी के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पे गलत लिखी हुई है चीज़, और यहाँ पे भी ये चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, ठीक है। मैं बता देती हूँ क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। देखो मेयोसिस के अंदर आपका मेयोसिस 1 होता है, फिर मेयोसिस 2 होता है। अब वो कह रहा है कि मेयोसिस 1 के अंदर और माइटोसिस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारा डिफरेंस होता है। सबसे मेन डिफरेंस ये होता है कि माइटोसिस के अंदर आपके पास क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, मेयोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, सही है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, सही है। होमोलोगस क्रोमोसोम अगर मैं बहुत सिंपल करके बताऊँ तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका मदर से आया है एक क्रोमोसोम और ये फादर से। अब ये दो क्रोमोसोम आपके पास जो है इनका शेप साइज जीनोम वगैरह सब सेम है। अलील्स डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप हर चीज़ सेम है, सेम शेप सेम सेम साइज सेम जेनेटिक मटेरियल। तो इसको हम लोग इन दोनों क्रोमोसोम को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये इसको बोलेंगे हम क्रोमैटिड। ये दोनों क्रोमैटिड आपस में हुए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों ये 1 ये 2 ये दोनों आपस में हुए सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये बहुत बेसिक्स जेनेटिक्स है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, कह रहा है ऑप्शन डी में है मेयोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है प्रोफेज 1 के अंदर, जो कि बिल्कुल सही है। प्रोफेज 1 में होती है मेयोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर। साइनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर एक ही बात है, ठीक है। और जबकि माइटोसिस के अंदर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, साइनेप्सिस भी नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा गैदर एट अ सर्टेन प्लेस इन बॉडी एंड कॉजेस पेन स्वेलिंग, व्हाट इज इट कॉल्ड, यानी कि जब प्लाज्मा और WBC गैदर होता है बॉडी पार्ट के अंदर और पेन कॉज करता है, स्वेलिंग होती है, इस कंडीशन को आप इन्फ्लेमेशन कहते हो। इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स डाइल्यूट होते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड भर जाता है उस बॉडी पार्ट के अंदर जहाँ पे कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट हुई है। तो यहाँ पे फिर बहुत सारा WBC भी निकलता है, टिश्यू रिपेयर होना शुरू होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर 9, अ डिजीज विच इज़ नॉट ड्यू टू प्रोटीन और अमीनो एसिड सीक्वेंस, यानी कि हीमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड एल्केप्टोनोरिया, ये तीनों की तीनों प्रोटीन अमाइनो एसिड डिजीज़ हैं। इसको आप अगर आपको नहीं पता कि अच्छा सिकल सेल प्रोटीन से होती है ये उससे होती है, इसका बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऑस्टियोमलेशिया आपने नाम सुना होगा जब आप वाइटामिन के बारे में पढ़ते हो। तो ये डिजीज़ जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। एक तो होती है क्वाशरकोर, वो होती है बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया होती है बड़ों के अंदर। इस तरीके से होता है, तो होती है भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। क्वेश्चन नंबर 10, द प्लांट्स मूवमेंट ड्यू टू टच स्टिमुलस इज, यानी कि अगर टच स्टिमुलस है तो उसका जो इसके अंदर जो प्लांट रिस्पॉन्स के अंदर जो प्लांट के अंदर मूवमेंट होगी वो होगी हैप्टोनास्टिक मूवमेंट, नॉट हिप्टोनास्टिक नहीं है, ये हैप्टोनास्टिक है, ठीक है। निक्टिनास्टिक क्या होता है, ड्यू टू स्लीप जो मूवमेंट होती है वो निक्टिनास्टिक होती है। हैप्टोनास्टिक टच से होती है। फोटोनास्टिक यानी कि लाइट से होती है। हिप्पोनास्टिक भी फोटोन लाइट से ही होती है, हिप्पोनास्टिक, ठीक है। टच से हेप्टोनास्टिक होती है। क्वेश्चन नंबर 11, सीडलेस फ्रूट्स, यानी कि ऐसे फ्रूट्स जिनके पास सीड नहीं होता, फॉर्मेशन उनकी फॉर्मेशन होती है रिजल्ट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ, यानी कि कौन सा हार्मोन वहाँ पे काम आता है। सीडलेस फ्रूट्स की फॉर्मेशन के अंदर ऑक्सिन इज द मेन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग आर द डार्विन थ्योरी पोस्टुलेट्स, यहाँ पे डार्विन की थ्योरी के पोस्टुलेट्स और आपसे सीक्वेंस पूछा है, तो मैंने ऑप्शन यहाँ पे सही मार्क कर दिया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, एंड सीक्वेंस भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहले तो आपका हो जाएगा ऑर्गेनिजम्स हैव मोर ऑफ स्प्रिंग्स देन कैन पॉसिबल सर्वाइव, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है उसके बाद बड़ा सारा ऑफ स्प्रिंग है, यानी कि उसके बहुत सारा प्रोजनी, उसका चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिजम्स के चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, जो कि उनका सर्वाइवल का पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाता है अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो, क्योंकि उनको ज़्यादा क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। फिर सेकंड, देयरफॉर देयर इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अगर ज़्यादा प्रोजनी है ज़्यादा चिल्ड्रन है तो
एग्जिस्टेंस के लिए यानी कि सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल होता है कि हर चीज़ का कंपटीशन। अगर प्लांट्स की भी अगर आप बात करो तो अगर बहुत सारा प्लांट अगर आप एक ही पॉट में लगा दोगे तो वहाँ पे कंपटीशन होगा, लाइट के लिए कंपटीशन होगा, पानी के लिए कंपटीशन होगा, दोनों की रूट्स एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेंगी, पानी ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा हर प्लांट। तो वैसे ही आप हायर ऑर्गेनिजम्स में वो कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। 3 के अंदर क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पीशीज टेंड टू वेरी, यानी कि फिर क्या होगा एक स्पीशी के अंदर, फिर क्या हुआ अकॉर्डिंग टू डार्विन की थ्योरी, जो ऑर्गेनिजम्स थे वो एक स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर वेरिएशन लाने की कोशिश की, ठीक है, ताकि एक नए 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 इन्वायरमेंट से में वो कॉप अप कर जाए, ठीक है। फिर फोर्थ, सम वेरिएशंस आर बेटर अडेप्टेड टू इन्वायरमेंट देन अदर्स, और इस तरीके से क्या हुआ हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वेरिएशन आई और इसकी वजह से एवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनिजम्स ने अपने अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट किया। फिर फिफ्थ के अंदर हो जाएगा दीज वेरिएंट्स लिव लॉन्गर एंड हैव मोर ऑफस्प्रिंग्स, और ये जो वेरिएंट्स है, वेरिएंट्स यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वेरिएशन आई वो वेरिएंट है। तो ये जो वेरिएंट्स हैं इनकी ज़िंदगी भी बढ़ गई और इनके अंदर अडेप्टेशन की वजह से इनका ऑफस्प्रिंग भी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होने लगा। फिर सिक्स के अंदर इफ़ द वेरिएशंस आर हेरिटेबल, यानी कि ये अगर तो ये वेरिएशंस जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो ये जो वेरिएंट्स हैं यानी कि जो चेंजेस आए हैं वो इवेंचुअली प्रीडोमिनेंट करेंगे, ठीक है, यानी कि आने वाली जनरेशन के अंदर भी वो सेम वेरिएशन आएगी जो कि पेरेंट के अंदर होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच लेयर फॉर्म्स द टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, यानी कि कौन सी लेयर बनाती है टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो तीनों लेयर्स यहाँ पे सही हो जाएगा। अब जिनको नहीं पता एंडोडर्म एक्टोडर्म मेसोडर्म क्या होती है, तो बहुत सिंपल लफ्ज़ों में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यानी कि जब स्पर्म और ओवा फ्यूज़ करता है तो बनता है जाइगोट, और ये जाइगोट का फिर डेवलपमेंट फेजेस होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, यानी कि 2 सेल से पूरा एक ऑर्गेनिज्म कैसे बना उसको आप बोलते हो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे कहीं पिन कर दूंगी कि इस वीडियो में आप देख सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से, इससे सिंपल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का कि किस तरीके से होता है, ठीक है, वहाँ पे हर स्टेज मोरियोला ब्लास्टुला ब्रेस्टुला हर चीज़ डिस्कस की हुई है, तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्टोडर्म मेसोडर्म वगैरह क्या होता है। और अगर आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत अगर आपने कभी पढ़ा है तो याद हो, तो वहाँ पे आप 2 टर्म्स पढ़ते हो, प्रोटोस्टोम ड्यूटोस्टोम, ठीक है। तो जब प्रोटोस्टोम ड्यूटोस्टोम ये सब कुछ उस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा आपका, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो, तो आई प्रेफर कि आप वो देख लो, आपको समझ आ जाएगा। खैर, तो ये जर्म लेयर्स होती हैं, इन्हें जर्म लेयर्स कहा जाता है जिनसे पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। डिटेल में देखने के लिए यू कैन प्रॉब्ली वॉच दैट वीडियो आउट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट क्लोनिंग, क्लोनिंग के बारे में क्या चीज़ ट्रू नहीं है। क्लोनिंग कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट कॉपी बना देना, उसे क्लोनिंग कहा जाता है। उसके अंदर हर चीज़ सेम होती है मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि वो दिखता भी सेम है, उसका मॉर्फोलॉजी भी सेम होती है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर वगैरह भी सेम होता है, फिजियोलॉजी वो दिखता भी सेम है, जेनेटिकली वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर नॉट ट्रू यानी कि कोई भी चीज़ यहाँ पे गलत नहीं है, तो नन ऑप्शन सही हो जाएगा, सारी सही स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एप्पल इज़ नोन एज फॉल्स फ्रूट, ये मैंने ऊपर अभी मेंशन किया था, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, यानी कि वो फ्रूट जो कि ओवरी से ना बने लेकिन दूसरे फ्लावर, दूसरे पार्ट ऑफ फ्लावर से बने, जैसे कि रिसेप्टकल हो गया, थैलेमस हो गया। तो एप्पल को, ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे कि आपके पास स्ट्रॉबेरी, फिग, पाइनएप्पल, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे फॉल्स फ्रूट्स हैं, यानी कि ओवरी से नहीं बने, ये इनका एडिबल पार्ट इज़ नॉट ओवरी। तो यहाँ पे जो आपका एप्पल है उसका जो कहता है कि एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है, तो बताइए वो ओवरी से तो नहीं बना, ऑफकोर्स ये फॉल्स फ्रूट है, तो बताइए किससे बना है, तो थैलेमस आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ मदर इज़ ए बी, यानी कि मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, ये आ गया आपका मदर, और फादर जो है वो ओ है, ये आ गया फादर, तो बताइए पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग्स क्या होंगी। तो ये ए बी से यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन थी, तो ए बी आ गया, ओ से यहाँ से ओ मैंने गैमेट निकाल लिया, इनको जब आप क्रॉस करोगे तो इसको करोगे तो ए ओ बनेगा, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, ए ब्लड ग्रुप बनेगा, और इनको जब आप करोगे तो बी ओ, यानी कि यहाँ पे बी बन रहा है, तो ए और बी ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर तो फादर मदर का जीनोटाइप ये होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सेंसरी मैसेज रिसीव बाय ब्रेन आर पासेस थ्रू
डैश टू देयर अप्रोप्रिएट लोकेशन, यानी कि जो सेंसरी मैसेज आता है ब्रेन से मैसेज किया सेंस ऑर्गन के पास सेंसरी नर्व के थ्रू, सॉरी उल्टा हो गया, जो आपका सेंस ऑर्गन है, यानी कि मैंने कोई चीज़ देखी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉल देखा जो कि मेरी तरफ आ रहा है, तो ये मैसेज मेरी ब्रेन तक गया, सेंस, मेरी आँखें सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन से मेरे ब्रेन तक ये मैसेज गया, तो वो सेंसरी नर्व के थ्रू गया। ठीक है, अब मेरे ब्रेन ने मुझे कमांड दिया, मुझे रिस्पॉन्स जनरेट किया। ठीक है, इसको रिफ्लेक्स एक्शन के प्रोसेस के थ्रू रिस्पॉन्स जनरेट होता है। खैर, तो रिस्पॉन्स जो जनरेट हुआ, यानी कि ब्रेन ने मुझे मैसेज दिया कि अच्छा हट, पीछे हट जाओ, तो अब जो ब्रेन का कमांड आया वो जिस नर्व के थ्रू आएगा सेंस ऑर्गन को, उसको वो आएगा मोटर नर्व के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती है, जैसे मैंने बॉल देखा तो वो पहली इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि कौन से ब्रेन के पार्ट में जाती है, तो थैलेमस सही ऑप्शन हो जाएगा। थैलेमस के पास पहले सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर उसके बाद आगे इन्फॉर्मेशन कैरी आउट होती है। थैलेमस के अंदर इन्फॉर्मेशन पहले थोड़ी देर रुकती है, देन उसके बाद हम लोग प्रोसेस करते हैं कि अच्छा अब कौन से पार्ट में जानी चाहिए, फिर उस पार्ट में हम लोग इन्फॉर्मेशन को भेज देते हैं। इसीलिए थैलेमस को हम रिले सेंटर भी कहते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन वहाँ पे थोड़ी देर रिले होती है, रुकती है, उसके बाद अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है जहाँ पे उसे जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च, ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, हेक्सोस है। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड हो गया, यानी कि स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, जिसका मोनोमर ग्लूकोज होता है। स्टार्च स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है प्लांट्स के अंदर, और ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि ग्लाइसिन जैविक अमाइनो एसिड है, जिसका मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है? देखो, डिफरेंस ये होता है कि डिफरेंस बस गिवन ऑप्शंस में से डिफरेंस ये होगा कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटीपीज डिफरेंट होता है। एरोबिक के अंदर जो नंबर ऑफ एटीपी बनेगा वो 40 होता है, टोटल की बात हो रही है, नेट एटीपी की बात नहीं लिखा मैंने, अगर नेट लिखोगे तो 38 हो जाएगा। खैर, तो टोटल यहाँ पे एटीपी जो बनता है वो 40 बनता है। एनारोबिक के अंदर 4 एटीपी बनता है, टोटल 4 एटीपी बनता है, तो नंबर ऑफ एटीपी का डिफरेंस होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20, द डायग्राम शोज, मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि डायग्राम हमें बता रही है कि क्रोमोसोम टीलोफेज 1, मेयोसिस की बात हो रही है। मेयोसिस मैंने बताया मेयोसिस 1 होता है, मेयोसिस 2 होता है। ठीक है, तो टीलोफेज 1 के एंड के अंदर ये डायग्राम, द डायग्राम शोज क्रोमोसोम एट द एंड ऑफ टीलोफेज 1 इन अ सेल। What will be the shape of chromosome at the completion of telophase 2, यानी कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसके अंदर आपको पता लग रहा है कि टीलोफेज 2 के अंदर ये चीज़ हो रही है। टीलोफेज 2 के अंदर क्या चीज़ हो रही है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है सारी चीज़ें। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, सिंपल सी बात है। ऑप्शन ए इसका रीज़न है, क्रोमैटिड सेपरेट होता है, न्यूक्लियर एनवलप रीअपीयर होता है, बाकी ये सारी चीज़ें होती हैं। डायग्राम के अंदर एक ऑप्शन 1 दिखाया हुआ है कि क्रोमैटिड सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका past paper, and I hope it was helpful. I'll come back with these new past papers from different universities, so stay tuned.